जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है 16 मार्च 2023 और आज के दैनिक समसामयिकी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से, तो उनको मैं आपके इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक पॉसिबल टॉपिक बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो पढ़ेंगे, और जो एग्जाम की दृष्टि से नहीं बन सकते हैं उनको हम इग्नोर करते चलेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में ज्ञान चतुर्वेदी को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2022 मिला है? तो व्यास सम्मान क्या होते हैं? तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये देखिए कि व्यास सम्मान होता क्या है, किस फील्ड में दिया जाता है। तो इस चीज को पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखिए। तो क्या है कि कोई भी सम्मान होता है उसे किसी फाउंडेशन, किसी एनजीओ या किसी ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। तो एक ग्रुप है जिसका नाम है के बिरला, के बिरला समूह द्वारा 1991 से साहित्य के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाने लगा जिसका नाम था व्यास। ये उन रचनाकारों को दिया जाता था जो रचनाएं भारतीय भाषाओं में होती थी। भारतीय भाषाएं कौन होती है? तो शेड्यूल 8 कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो संविधान के 8th शेड्यूल या अनुसूची, 8th शेड्यूल या अनुसूची में जितनी भाषाएं आती हैं उन भाषाओं में जो रचनाएं होती हैं उनसे रिलेटेड व्यास सम्मान दिए जाते हैं। कौन कौन सी भाषाएं होती हैं? तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ढेर सारी भाषाएं, टोटल 22 भाषाएं। पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। तो इन सभी फील्ड में दिया जाता है। के बिरला और भी सम्मान देते हैं, वो देते हैं सरस्वती सम्मान। इसके साथ साथ और कौन से देते हैं? बिहारी। इसमें से बाकी तो 8th शेड्यूल की लैंग्वेज में आते हैं, लेकिन बिहारी के सिर्फ राजस्थानी और हिंदी के लिए दिए जाते हैं। ये बात ध्यान से रखिएगा। और बिहारी बिल्कुल भोजपुरी से रिलेटेड नहीं है, बिहारी को बिहार से रिलेट करने की जरूरत नहीं है, बिहारी कवि थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? अभी हाल ही में ज्ञान चतुर्वेदी को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला? तो पहला ऑप्शन है पागल खाना, दूसरा ऑप्शन है कि हम नवरब, कुछ हो जाए, फिर तीसरा ऑप्शन है बारामासी, चौथा है नरक यात्रा। ठीक है, तो इनकी पागल खाने के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया। मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। पागल खाने के लिए इनको मिला है व्यास सम्मान। अब इनके थोड़े जीवन परिचय के बारे में कुछ हल्का फुल्का देख लेते हैं। अब इनके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जिस तरह कबीरदास का 10th में पढ़ा था वो क्वेश्चन आपका नहीं पूछने वाला, कुछ हल्का फुल्का देख लीजिए। इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1952 को। ये डेट ऑफ बर्थ कभी नहीं पूछेगा। किस जगह हुआ था ये जरूर जान लीजिएगा। इनका जन्म हुआ था झांसी में। झांसी में होता है। झांसी किस प्रदेश में पड़ती है? उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, ये प्रोफेशन से क्या थे? प्रोफेशन से रचनाकार थे। रचनाकार के साथ साथ क्या थे? ये डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब इन द सेंस इन्होंने मानद डिग्री नहीं ली थी कोई, ये सच में एमबीबीएस डॉक्टर थे और ये हार्ट सर्जन थे, यानी दिल के डॉक्टर थे। किसके? दिल के डॉक्टर। ये हार्ट सर्जन थे। कहां पे थे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लगभग 30 साल तक नौकरी करने के बाद, एज ए डॉक्टर रहने के बाद इन्होंने सोचा कि अब त्यागपत्र दे देते हैं। अब इन्होंने रेजिग्नेशन अपना डिक्लेयर कर दिया कि अब हम चल रहे हैं भाई, अब कुछ और करने। ठीक है, तो ये है डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, इन्हें 2015 में पद्म पुरस्कार, पद्मश्री मिला था। ठीक है, पद्मश्री क्या होता है कि सिविलियन में 4थे नंबर का होता है। सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, फिर पद्मश्री। तो इनको पद्मश्री 2015 का मिला है। फिर दिल्ली अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान भी मिला हुआ है। ठीक है, और ये किस नंबर के? 32वें व्यास सम्मान थे जो इनको मिले। तो सरस्वती के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये किस 8th शेड्यूल की सभी भाषाओं को दिया जाता है। भारतीय रचनाकार होने चाहिए। कितना इसमें पैसा मिलता है? कैश प्राइस 15 लाख रुपए। कितने? 15 लाख। तो क्या इनको डॉक्टर साहब को 15 लाख रुपए मिले होंगे? नहीं, इनको तो व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान में कितनी धनराशि है? 4 लाख रुपए।
और बिहारी, बिहारी में कितनी, बिहारी देखिए सर दो भाषाओं में दिया था, हिंदी और राजस्थानी, सबसे कम इसी का 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023। नाइट फ्रैंक कौन है? तो नाइट फ्रैंक एक संस्था है जिसको बोलते हैं नाइट फ्रैंक। नाइट फ्रैंक की को इंग्लिश में ऐसे NIGST नहीं लिखते, NKNIGST। नाइट राइडर अपने टीम का भी नाम सुनो, नाइट मतलब घोड़ा होता है। तो नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अंदर सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? महंगाई से आप अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट ये जिस हिसाब से लेते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि इनके हिसाब से ये है कि जब आप कोई भी जमीन खरीदने जाता है तो वो जमीन कितने पैसे में मिलती है। तो इनके जो लोग थे ये लोग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेके चले। अब रिसर्च करनी थी तो चले 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेने और चल के रेट पूछना शुरू किए। तो ये सबसे बड़े बड़े शहरों में गए जहां महंगी सिटी मिल, जहां जमीनें बहुत महंगी थी वहां गए। तो सबसे ज्यादा इनको जो रेट पड़ा मोनाको में पड़ा। मोनाको जिसका बिस्किट भी आता है, मतलब देश का बिस्किट नहीं है बट नाम है, मैच करता है। तो मोनाको जो है उसमें 17 स्क्वायर मीटर की जमीन इनको मिली, तो वो शहर सबसे महंगा हुआ। तो सबसे महंगा शहर कौन सा हुआ? मोनाको। इसके बाद दूसरा सबसे महंगा हुआ हांगकांग, तीसरा है सिंगापुर, चौथा है न्यूयॉर्क। तो पहला, दूसरा, तीसरा याद कर लीजिएगा, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, 25वां की याद करने की जरूरत नहीं है। भारत में कौन टॉप पे था ये देख लीजिए। तो भारत में सबसे ज्यादा टॉप पे था महंगा शहर, वो है मुंबई। मुंबई। और शहरों में बात करें तो कौन था? बेंगलोर। सबसे ज्यादा जाम वाला शहर कौन सा है? बेंगलोर। ठीक है, यही जो वेल्थ रिपोर्ट आई है नाइट फ्रैंक की, वही पीरी भी जारी करते हैं। पीरी क्या होता है? प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स। क्या है? प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल एरिया होता है, रेजिडेंशियल इंडेक्स। क्या है इसका? कि 100 का क्या मतलब है? कि 100 शहरों पे जांच की गई है। वो जो पैसा लेके निकले थे 100 शहरों पे गए थे। कौन कौन से 100 शहर थे वो आपसे नहीं पूछेगा, टॉप कौन सा है वो देख लीजिए। तो उसमें जो सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है वो दुबई की बढ़ी है। दुबई में कितनी बढ़ी है? 44% का ग्रोथ रेट देखने को मिला है, बहुत खतरनाक है। इंडिया में सबसे ज्यादा किसका मिला है? मुंबई का मिला है। मुंबई जो कि 37वें नंबर पे, दुबई पहले नंबर पे। मुंबई की ग्रोथ रेट 6.4% है, यानी जमीन की रेट में जो वृद्धि हुई है बहुत ज्यादा हुई। आप सुनते होंगे कि जमीन जो है बहुत तेजी से बढ़े, अगर कहीं भी हाईवे पे निकल जाता है तो उसका रेट सीधे सीधे बढ़ जाता है। जो भी जमीन के खरीदार लोग हैं उनको कौन सी जमीन ज्यादा पसंद आ रही है? एकदम शहर के बीचों बीच वाली, कि शहर से थोड़ा सा दूर हाईवे के पास वाली? आसपास ये सुनते होंगे ना। तो अब देखिए दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा लोग जमीन पसंद कर रहे हैं वो यूनाइटेड किंगडम में पसंद कर रहे हैं, और एलन मस्क साहब कहां पसंद कर रहे हैं? मार्स पे, यूके में। दूसरा जो है पसंद लोग कहां कर रहे हैं? सऊदी अरेबिया में। कहां पे? सऊदी अरेबिया में। तीसरा जो सबसे ज्यादा जमीन पसंद की जा रही है वो है अमेरिका में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में बन सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण इंडेक्स आते हैं तो कुछ खास क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं कि इसके जारीकर्ता कौन है, पहले नंबर पे कौन है, भारत की कौन सी पोजीशन है, यही सब चीजें पूछी जाती है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी करता है, मैं उसको लिख देता हूं, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इसमें भारत की पोजीशन क्या थी? 8th नंबर पे भारत था। टोटल कितने देश थे? 63 देश थे। पहले नंबर पे कौन था? डेनमार्क था। डेनमार्क किस महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। ठीक है, आइलैंड जो ग्रीनलैंड है, उस दुनिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, उस पर किसका कब्जा है? डेनमार्क का। अब स्कूटर ट्रक को खींचेगा तो क्या कह सकते हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स,
ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो जारी करता सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसको जारी करता है वेल्थ हंगर हिल्फ। वेल्थ हंगर हिल्फ कौन जारी करता है? वेल्थ हंगर हिल्फ। भारत की पोजीशन क्या है? 107वीं। इससे पहले क्या थी? 101वीं थी। तो इस समय क्या है? 107वीं। इससे पहले क्या थी? 101वीं। 7 पायदान 6 पायदान और नीचे गिर गया। टोटल कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं? 121। पहले नंबर पे कौन है? बेलारूस। कौन है? रूस नहीं, बेलारूस। और रूस जिस तरह साल भर से लड़ाई कर रहा है वो भी इस कैटेगरी में आ ही जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा मतलब फेवरेट क्वेश्चन है जो भी लोग पूछते हैं इंडेक्स। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। जो रिपोर्टर हैं वो बिना बॉर्डर के कहीं भी आ जा सकते हैं। सिंपली आप जानते हैं उन पे कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं लगता, ठीक है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर तो कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये किस देश की संस्था है? फ्रांस की। कहां की संस्था है? फ्रांस की। इसमें भारत की इस बार की पोजीशन क्या है? 150वीं। इससे पहले क्या थी? 142वीं। हम लग रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ने वाले हैं बहुत जल्दी। इसके बाद इसमें पहले नंबर पे कौन है? फर्स्ट कौन है? नॉर्वे, ठीक है। टोटल कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं? 180। इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स है मानव विकास सूचकांक। कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें भारत की पोजीशन क्या है? 121वीं। कितने नंबर पे? 191 देशों में, ठीक है। इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड, जहां पे स्विस बैंक है, स्विट्जरलैंड, जहां का स्विसकॉम नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बनी है पूरे दुनिया की। ये मैंने 22 जनवरी के पास बताया था। सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर। तो अब टाइम आ गया कि जो पहले रटे थे भूल जाइए। करंट अफेयर की यही सबसे खराब बात है, नई चीज आई पुरानी चीज को भूल जाइए। लेकिन अब क्वेश्चन कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, पुराना भी पूछ ही सकता है। तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है। तो इससे पहले जो सबसे लंबा वाला प्लेटफॉर्म था कितना था? गोरखपुर का जो सबसे लंबा वाला प्लेटफॉर्म था वो 1366 यानी 1366.33 मीटर लंबा था। कहां पे था? गोरखपुर। गोरखपुर का है? उत्तर प्रदेश में। और अब जो नया सबसे लंबा नेटवर्क मतलब प्लेटफॉर्म बना है वो कर्नाटक के हुबली जिले में। कहां पे? कर्नाटक के हुबली जिले में सिद्धारूढ़ा स्वामी। कौन सा स्टेशन है? सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन नहीं, मतलब जंक्शन है, रेलवे स्टेशन भी बोल सकते हैं। तो सिद्धारूढ़ा स्वामी जंक्शन या रेलवे स्टेशन है, जिसपे मतलब जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1507 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर, ठीक है। 1507 मीटर। कहाँ पे? हुबली में। इससे पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ था? गोरखपुर में। और हावड़ा क्या सबसे बड़ा है, मतलब इस पे प्लेटफॉर्म की संख्या ज्यादा है। ये बात ध्यान दीजिएगा। बड़ा में किसका? लंबा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कितना कहां पे? सिद्धारूढ़ा स्वामी कर्नाटक के हुबली में है, ठीक है। कर्नाटक में अभी 118 किलोमीटर लंबा कर्नाटक मैसूर एक्सप्रेसवे, कर्नाटक मैसूर एक्सप्रेसवे मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है, उसका उद्घाटन किया है। 8,480 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ ये एक्सप्रेसवे है, जो कि 3.5 घंटे की दूरी को कम करके 75 मिनट में कर देता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जाम कहाँ लगता है? बेंगलोर में, ठीक है। और आईआईटी धारवाड़ का जो कैंपस था, आईआईटी धारवाड़ का जो कैंपस था उसको
इनॉग्रेट किया है? मोदी जी मीन्स प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत के पहले जूलॉजिकल पार्क, एक होता है जूलॉजिकल और एक होता है जियोलॉजिकल। क्या होता है? एक होता है जूलॉजिकल, ये जू, और एक होता है जियोलॉजिकल, ये दोनों अंतर है। तो जू वाला नहीं बना है, ध्यान दीजिएगा, जू वाला नहीं, जियोलॉजिकल, ठीक है। वहां की पहाड़ी चट्टानों को संरक्षित रखने के लिए जियोलॉजिकल पार्क बना है। अब ये मध्य प्रदेश में क्यों बना है? क्योंकि मध्य प्रदेश की जो चट्टानें हैं वो बहुत पुरानी हैं, एकदम मतलब आर्कियन युग की हैं, और यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है जबलपुर। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है जबलपुर। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। जबलपुर, जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी किनारे। तो जबलपुर के पास एक एरिया है लम्हेटा। क्या नाम है? लम्हेटा। लम्हेटा के पास 1928 में डायनासोर के अवशेष मिले थे, ठीक है। ये वही चट्टाने हैं, उन्हीं को फिर से GASI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रिजर्व करने के लिए 35 करोड़ रुपए आवंटित कराए हैं। 35 करोड़ रुपए आवंटित कराए हैं। कितनी बड़ी भूमि पर? 5 एकड़ की भूमि पर। कितनी बड़ी भूमि पर? 5 एकड़ की भूमि पर, जबलपुर लम्हेटा में, ठीक है। नर्मदा नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? ओंकारेश्वर बांध। सरदार सरोवर डैम कहाँ बना हुआ है? नर्मदा नदी पे बना, लेकिन किस प्रदेश में बना है? गुजरात में। और ओंकारेश्वर बांध कहाँ बना हुआ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा क्या किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करती है? ज्योग्राफी का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो नहीं। क्या किसी राज्य की सीमा को टच करती है? हाँ। कितने राज्यों को टच करती है? तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। टोटल 5 राज्यों की सीमा को टच करती है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, 5 सीमा को टच करती है। कोई समुद्री सीमा नहीं है, कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, और भारत के बीचों बीच ये राज्य स्थित है। 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन किस राज्य में होगा? ये राष्ट्रीय खेल का आयोजन ऐसा हो गया है कि आप खुद देखिए, आपको खुद पता चलेगा क्या कंडीशन मचा रखी है। जैसे होता है ना कि घर में बहुत बड़ी पार्टी रख दी और कोई व्यवस्था ही नहीं की हो, कुछ वैसी ही कंडीशन हो गई है। राष्ट्रीय खेल 2015 में हुए केरल में, ठीक है। इसके बाद IOA, अब आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उस समय के हेड थे इनके राजीव। कौन थे? राजीव। कहाँ के हैं ये? उत्तराखंड के हल्द्वानी के हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब तो केरल में हो गए, अब मैं जो ये गेम्स हैं, राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम्स, ये कहां पे कराऊंगा मैं? अब कराऊंगा गोवा में, और उसके बाद कराऊंगा उत्तराखंड में। तो इन्होंने डिसाइड किया। उसके बाद जब गेम शुरू होने वाले थे तो जाके पूछे, गोवा को फोन किया कि हेलो गोवा, मैं मतलब गोवा के मिनिस्टर को फोन किया कि अब मैं आपका गेम करवाना चाहता हूँ। तो कहे नहीं, अभी तो व्यवस्था ही नहीं हो पाई है, कुर्सी उर्सी की व्यवस्था ही नहीं है, टेंट वाले को भी नहीं बोला है, डीजे वाले को भी नहीं बोला है, जो यूनिफॉर्म बनाता है उसको भी नहीं बोला, नाश्ता वाले को नहीं बोला है, कैसे आप करवा देंगे? फिर उत्तराखंड वाले को फोन किया, वो भी कहे कि हमारे यहाँ भी व्यवस्था नहीं है। तब 2022 में क्या हुआ? 2022 में इन्होंने अचानक, मतलब एकदम मेन मौके पर उन लोगों ने मना कर दिया, तो इन्होंने गुजरात के सीएम से बात की और 2022 का जो गेम था वो गुजरात में कराया। और इस बार की जो IOA की, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष है या फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? PT उषा, उड़न परी। PT उषा या उड़न परी इस बार की हेड ये है। इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, इस बार जो 2023 वाले गेम है, 2023 के जो सितंबर अक्टूबर में गेम होते हैं वो तो गोवा में करवाएंगे, और जो 2024 वाले हैं उसको उत्तराखंड में करवाएंगे।
ठीक है, उत्तराखंड में करवाएंगे। लेकिन इसके लिए एक कमेटी बैठाई है कि आप लोग देखिएगा कि सच में व्यवस्था कर पा रहे हैं कि नहीं लोग, तो व्यवस्था कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि उनके पास इंतजाम ही ना रहे और अचानक से हर बार गेम करवाना पॉसिबल नहीं होगा। अब कोई छोटा मोटा तो गेम है नहीं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? 2024 में होगा उत्तराखंड में, और 2023 में कहाँ होगा? सितंबर अक्टूबर में गोवा में। ठीक है, और 2022 में कहाँ हुआ था? गुजरात में। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। किसको हटा के मतलब वो बनी है? तो वो बनी है राजीव जी को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फ्लुएंजा कि वायरस H3N2 से पहली मौत कहां हुई है? तो H3N2 क्या है? ये इन्फ्लुएंजा का वायरस। देखिए अभी होली खत्म हुआ है, होली जैसी मतलब खत्म हुई, होली में दिन भर लोग नहाए, रंगों से खेले, तो पूरा भीगे। उसके बाद शाम को कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई ठंडे ही पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, कोई माजा पी रहा है, कोई पता नहीं क्या कैसे ठंडे ठंडे आइस क्यूब यूज कर रहे हैं, कोई पंखा चला के सो गया, कोई एसी चला के सो गया। अब अचानक सबको गर्मी लगने लगी, तो अब अचानक ही सब को वायरस भी पकड़ना शुरू कर दिया। किसी को वायरल फीवर हो रहा है, हॉस्पिटलों में लाइन लगी पड़ी है। तो जिस तरह से आपकी जो रूटीन गड़बड़ करते हैं उसी तरह बीमारियां बढ़ती हैं। तो उसी बीमारियों का एक फल है कि इन्फ्लुएंजा H3N2 आपकी बॉडी में इंटर कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी तो वीक हो रही है, आपको सर्दी जुकाम पहले से ही पकड़ रखा है, तो ये वायरस एंट्री कर रहा है। तो कर्नाटक और हरियाणा दो राज्यों में एक एक मौत की पुष्टि की जा चुकी है। आपने ये भी सुना होगा H1N1। हाँ सर सुना है, कुछ सुना सुना लग रहा है। H5N1, हाँ सर ये भी सुना लग रहा है। H1N1 क्या है? इसे बोलते हैं स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, इसका नाम आप लोग न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा सुना होगा, स्वाइन फ्लू। तो H1N1 किससे रिलेटेड है? स्वाइन फ्लू। स्वाइन किसको बोलते हैं? सुअर को बोलते हैं या पिग को बोलते हैं। H5N1 ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बर्ड फ्लू। किससे रिलेटेड है? बर्ड फ्लू। ठीक है, और H3N2 किससे है? ये है स्वाइन इन्फ्लुएंजा। क्या है? स्वाइन इन्फ्लुएंजा फ्लू। तो H3N2 क्या है? स्वाइन इन्फ्लुएंजा फ्लू। इन बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टरों ने जो एडवाइजरी जारी की है, वो क्या जारी की है? वो जारी की है कि अगर आपको हल्का सा भी बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलिए, और डॉक्टर जो दवा दे रहे हैं, जो भी उसकी दवाएं दे रहे हैं, उसको टाइम से खाइए और डेली खाइए। अगर 3 दिन का कोर्स है तो 3 दिन का कोर्स करिए। अगर आपने दवा मिस की तो फिर वायरस बताएगा कि हाउ ही मिस यू। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए, आपने वो मुकाबला देखा होगा ना, क्या उनका नाम है, वो जो साउथ इंडिया के डांसर है, मुकाबला वही वाले। तो चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस, तो 3 गोरों ने मिलकर एक टीम बनाई है और जिसका नाम रखा है ऑकस। ये 3 लोग मिले और कहा कि इस बार चौकस टीम बनाते हैं और उसका नाम रखेंगे ऑकस। ठीक है, देखते हैं ऑकस क्या है। तो ये रही ऑकस, AUKUS। कभी भी आप इसको देखिएगा तो सीधे से समझिएगा, A मींस ऑस्ट्रेलिया, डन, यूके यानी ब्रिटेन, यूएस यानी कि अमेरिका, यानी ऑल ऑफ दी अबव। ऑकस को किसने बनाया? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आए थे एंथनी एल्बनीज। कौन थे? एंथनी एल्बनीज। अमेरिका की तरफ से कौन राष्ट्रपति थे? जो बाइडेन। तो देखिए क्या होता है कि अमेरिका की तरफ से है राष्ट्रपति, ब्रिटेन की तरफ से है प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है प्रधानमंत्री। ऐसा भेदभाव क्यों? तो जिस देश के जो भी संवैधानिक, वहां के संविधान का जो प्रमुख होता है, तो किसी देश में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, किसी देश में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। तो जहां पे जो प्रमुख होता है, जिसकी जरूरत होती है, उसको भेजा जाता है। तो ये तीनों लोग आए थे। ये तीनों लोग कहां पे आए थे? ये तीनों लोग अमेरिका के सैन डियागो। कहां पे? सैन डियागो उन लोग का एक मरीन या फिर नेवी का बेस कैंप है, वहां पे तीनों लोग आए
और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मेरे पास परमाणु पनडुब्बी तो है, परमाणु वाली नहीं है, मतलब परमाणु ऊर्जा से चले, एटम एनर्जी से चलने वाली, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली परमाणु पनडुब्बी नहीं। ये लोग कहे क्यों नहीं देंगे, हम देंगे, हम तुम्हें देते हैं, ले जाओ, ऐश करो। और कहेगी ठीक है, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलेगा? तो कहेगी ठीक है, हम भी आप लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी देंगे। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, किसी ने एकदम बढ़िया क्वालिटी का बल्ब बना रखा है, किसी ने एसी अच्छा कोई बना रखा है, किसी ने अच्छा सा प्रोपेलर बना रखा है, किसी ने जेट इंजन अच्छा सा बना, ठीक है, सब लोग मिलजुल के कोई परमाणु इंजन देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, एक दुनिया का एकदम बेहतरीन पनडुब्बी बनाते हैं, सबमरीन बनाते हैं। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है, ठीक है। जो बाइडेन साहब जो काला चश्मा लगाए हैं वही है, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा अरब सागर में, कहां पे? अरब सागर में, जगह देखिएगा, में समुद्री साझेदारी अभ्यास, कौन सा अभ्यास? समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया। तो देखिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्यों होते हैं? सेना का मनोबल बना रहे, ठीक है। अचानक कभी वार हुई तो ऐसा नहीं कि मशीन गन तो है, कभी चलाया नहीं है, कभी गन बंदूक लोड नहीं की है, कभी कोलैबोरेशन नहीं किया है, पता चले कि हेलीकॉप्टर वाला आया या एयरफोर्स आई और शिप से करी कि थोड़ा जगह दे दो हम उतर जाए, ये तो हमको आता ही नहीं है। तो ये सब नई नई टेक्नोलॉजी जो सीखनी है या जो चीजें हमारे पास है उसको यूज सीखना है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस कभी नहीं किया तो दिक्कत होगी। इसलिए इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन मिलिट्री हो या पूरी दुनिया में कहीं भी हो, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, ठीक है। तो उसी मिलिट्री एक्सरसाइजेस का हिस्सा है MPX। क्या होता है कि कुछ देश अपने ही सैनिकों को आपस में एक्सरसाइज कराते हैं तो उसे एक पक्षीय बोलते हैं, 2 देश आपस में करते हैं उसे द्विपक्षीय बोलते हैं, बहुत देश आपस में करते हैं तो उसे, या बहुराष्ट्र मिलकर करते हैं तो उसे बोलते हैं बहुपक्षीय, ठीक है। तो ये जो MPX हो रही है इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, फुल फॉर्म सारी में समझ में आ जाएगी। M से होता है मैरीन, यानी नेवी का है, मैरीन पार्टनरशिप एक्सरसाइज, यानी मैरीन के पार्टनरशिप में एक्सरसाइज हो रही है। कौन सा देश ऑर्गेनाइज करा रहा है? फ्रांस। किस जगह करा रहा है? अरब सागर में। अरब सागर भारत के पूर्व में पड़ता है कि पश्चिम में पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, इसमें जो है क्रॉस डेक लैंडिंग, क्रॉस डेक लैंडिंग, क्रॉस डेक लैंडिंग, ठीक है। और भी इसी तरह ढेर सारी जो एक्सरसाइजेस होंगी वो लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये देख लीजिए कि इंडिया और फ्रांस में एक फ्रिंजेक्स होता है, ठीक है, गरुड़ होता है, वरुड़ होता है, धर्म गार्जियन भारत और जापान में होता है। अभी वो हुआ था, क्या बोलते हैं, दस्तलिक हुआ था, ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान में। भारत स्लिनेक्स होता है भारत और श्रीलंका में, सिम्बैक्स होता है भारत और सिंगापुर में, ठीक है। तो ढेर सारे मिलिट्री एक्सरसाइज आप उनको ध्यान में रखे रहिएगा। इसके बाद है ससो, ससो नहीं है सूक्ष्म, क्या नाम है? सूक्ष्म, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, इसको MSME मंत्रालय भी बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके मंत्री कौन है? श्री नारायण राणे। कौन है? श्री नारायण राणे। 10 मार्च 2023 को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए, ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब हुआ? ये लोग किसी कंपटीशन में जा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। ऐसा मतलब ये है कि जो भी हमारी कंपनियां, हमारे भारत देश की कंपनियां या तो बाहर है या तो भारत देश के अंदर है, ये जो प्रोडक्शन कर रही है इसकी क्वालिटी कैसे सही करें। क्वालिटी सही करने के लिए कि दिन में देखिए 24 घंटे ही होते हैं, 12 घंटे या 13 घंटे कोई वर्कर इससे ज्यादा क्या काम करेगा। तो जो भी 12-13 घंटे काम कर रहा है उसमें से उसका 1 सेकंड भी वेस्ट ना हो। खाना खाया और लंच किया वो अलग बात है, लेकिन जो वर्क कर रहा है उसका टाइम वेस्ट ना हो। पता चले कि वो खोज रहा है प्लास है, प्लास खोज रहा है, प्लास कहां गया, प्लास कहां गया, ठीक है, अपना फोन खो दिया। तो ये सारी चीजें खोजने में जो समय बर्बाद होता है, जो भी एक्स्ट्रा सामान पढ़े हैं, जैसे कि क्या होता है ना कि आप पढ़ रहे हैं मैथ, अब वहां पे GSC बुक पढ़ी है, वहां पे मैप पढ़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं मैप? आप तो मैथ पढ़ रहे हो, आप मान लीजिए कि मैप पढ़ रहे हो और वहां पे टेबल पढ़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे छोटे बच्चों का स्केच कलर पढ़ा हुआ, क्या कर रहा है? वहां तो उसकी जरूरत ही नहीं है। तो इन्हीं सब देखिए जो भी गैर जरूरतदार चीजें होती हैं उनको हटाना, कचड़ों को हटाना, यूजलेस चीजों को हटाना और सिर्फ काम की चीजों पे ध्यान देने को बोलते हैं ये 5S, काइजेन, पोकायोका,
यही सब टेक्निक होती है। तो इन्होंने कौन सी टेक्निक लॉन्च की है? लीन। इन्होंने लीन इंट्रोड्यूस किया है। लीन क्या होती है कि जो भी कार्य स्थल पे जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वहां से खराब चीजें, मतलब जो लागत बेमतलब की चीजें, उसका कुछ यूज नहीं हो रहा, उसको हटाना। खेत में अगर 20 लोग काम करते हैं उतना ही फसल उगाते हैं, 15 लोग करते हैं तब भी, वो 5 लोग क्या थे? बेकारी थे ना, हटा देना चाहिए था, जाके कुछ और करते हैं। इसके बाद देखिए, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर आम जनता के लिए फिर से ओपन हो रहा है। तो जितने लोग अगर श्रीनगर घूमने का प्लान बना रहे हो तो बैग पैक कर लो और टिकट कटाना 19 मार्च 2023 की। जिसको अकेले जाना है वो फोन पे देख लेना, जिसको दोस्तों के साथ जाना है या किसी खास के साथ जाना है वो अपना टिकट कटा ले, ठीक है। यहां पे पिछले साल यानी 2022 में लगभग 1.5 मिलियन फूल खिले थे और इस बार का अंदाजा है कि 1.6 मिलियन ट्यूलिप फूल खिलेंगे। इस बार अलग तरह के जो वाटर फाउंटेन होते हैं वो मूवेबल वाटर फाउंटेन होंगे, ठीक है। और भी तरह तरह की ऐसी एक्सेसरीज लगाई जाएगी जो पर्यटकों को एकदम अट्रैक्ट करेगी। फ्लावर हो, पानी गिर रहा हो, एकदम मतलब बेहतरीन अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। पिछली बार लगभग 3.5 लाख लोग वहां पे गए थे, ठीक है। और इस बार अंदाजा है कि 4 से 5 लाख लोग पहुंचेंगे, ठीक है। टिकट कटाने के लिए तो लेट हो गया बट ठीक है। कहां पे है ये? श्रीनगर में है, ठीक है। श्रीनगर कहां की कैपिटल है? जम्मू की। ये गर्मियों में होती है कि ठंडी में होती है? तो गर्मी में होती है श्रीनगर, ठंडी में होती है जम्मू, ठीक है। अब श्रीनगर में ही बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड मिला है। श्रीनगर में ही एशिया का सबसे बड़ा साइकिल रेस का उद्घाटन हुआ है। श्रीनगर में ही क्या हुआ इस बार? क्या मिला था हमें? लिथियम। लिथियम कितना मिला था? 5.9 मिलियन टन का लिथियम की प्राप्ति हुई थी। और वहां पे जम्मू में ही एक रियासी नाम का जिला है जहां पे ये प्राप्त हुआ था। और रियासी जिला में ही चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा, एफिल टावर से भी ऊंचा पुल बन रहा है चिनाब नदी पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। ये रहा ट्यूलिप का गार्डन, ठीक है। आज का क्वेश्चन है कि पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी जो फ्लावर की स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैंने क्वेश्चन स्पेशली लिख रखा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ज्ञान चतुर्वेदी डॉक्टर साहब जो हट के डॉक्टर है, इनको कौन सा सम्मान मिला? व्यास सम्मान। कितने की धनराशि मिली है? 4 लाख रुपए, ठीक है। किसके लिए मिली है? पागल खाने के लिए, ओके। कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। व्यास सम्मान कौन देता है? के बिड़ला ग्रुप। कौन सा ग्रुप? के बिड़ला ग्रुप। के बिड़ला ग्रुप। और कौन कौन सा देता है? बिहारी सम्मान भी देता है, सरस्वती सम्मान में 15 लाख और बिहारी में 2.5 लाख। और ये शेड्यूल 8 की सारी लैंग्वेजेस को मिलता है, लेकिन जो बिहारी है वो सिर्फ हिंदी और राजस्थानी के लिए मिलता है। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 के सबसे महंगा शहर कौन सा था? तो मोनाको था। और अगर कोई मतलब सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर है, जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब जो खरीदार होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो कौन सा जगह सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? तो करते हैं यूनाइटेड किंगडम। सेकंड नंबर पे सऊदी अरब और तीसरे नंबर पे अमेरिका पसंद करते हैं। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। और दूसरे नंबर पे कौन सा? बेंगलोर। सबसे ज्यादा जाम कहां लगते हैं? बेंगलोर। बेंगलोर में कर्नाटक का मैसूर से लेके बेंगलोर तक एक एक्सप्रेसवे पास हुआ है, ठीक है। अभी हाल ही में कहां पे दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म कहां पे थे? वहां पे थे गोरखपुर में 1366.33 मीटर के थे, अब वो 1507 मीटर के। कहां पे है? कर्नाटक में कहा? हुबली में किस रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन का नाम तो पूरा जानना पड़ेगा ना, सिद्धरूढ़ स्वामी। कौन सा? सिद्धरूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन, ठीक है। भारत के पहले जूलॉजिकल पार्क का निर्माण कहां किया जा रहा है? मध्य में। जूलॉजिकल नहीं है, जियोलॉजिकल है, GEO। यहाँ पे जो फेलोशिप स्टूडेंट होंगे, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो पुरानी चट्टानों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वो तो जाएंगे, टूरिस्ट भी जाएंगे, ठीक है। तो उनके संरक्षण के लिए पहली बार ऐसा किया जा रहा है। कितना? 35 करोड़ की लागत में जबलपुर के लम्हेटा में 5 एकड़ की भूमि पर, और यहीं पे 1928 में उसके डायनासोर के अवशेष भी पाए गए थे, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन किस राज्य में होगा? तो 2024 का उत्तराखंड में। 2023 जो इस साल होने वाला कहां होगा? गोवा में होगा, ठीक है।
इसके बाद हाल ही में इन्फ्लुएंजा के वायरस H3N2 से 2 लोग की मौत हुई है, एक कर्नाटक के, एक हरियाणा के। ये तो बड़ी दुख की बात है। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑकस बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऋषि सुनक, एंथनी एल्बनीज और ये जो बाइडन, ये जो चश्मा लगाया है दबंग वाला जो बाइडन, इन तीनों ने मिलकर बनाया और परमाणु समझौता होगा परमाणु पनडुब्बियों पे लेके। कोई किसी को कुछ देगा, कोई कुछ देगा। MPX क्या है? मैरीन पासेक्स एक्सरसाइज। क्या है? मैरीन पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ये पार्टनरशिप एक्सरसाइज क्यों होगी? ये फ्रांस करवा रहा है। क्यों एक्सरसाइजेस होती क्यों है? एक्सरसाइजेस होती हैं ताकि तालमेल बढ़ सके और सैनिकों को कॉन्फिडेंस आ सके, वो दूसरी सेनाओं के बारे में भी कई चीजें जान सके। MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने क्या लॉन्च किया? लीन क्या होता है कि वर्क स्थल पे जो भी कार्य स्थल है जहां पे आप काम करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें जिनका यूज नहीं है आप उनको हटा दीजिए और सिर्फ काम की चीजों फोकस करिए। अगर जैसे कभी भी आप जहां बैठ के पढ़ते हो, उस पढ़ने से पहले सबसे टेबल एक बार साफ करो, जो कचरा सामान हटा दो, जो सब्जेक्ट पढ़ो सिर्फ वही लेके बैठो, पानी की बोतल लेके बैठ पढ़ो, बस सीधे कोई दिक्कत नहीं है। वही 20 चीजें, एक फोन रख लो, एक टैबलेट रख लो और 2-4 कचड़े के सामान रख लो, हो गया काम, हो चुकी पढ़ाई। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां खोला जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? जम्मू और श्रीनगर है। ठीक है। इसके बाद पुष्प का अध्ययन क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, आप ये बताइएगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट 6 तरीके के होते हैं। पहला होता है समता या समानता का अधिकार, दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा होता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और सबसे लास्ट वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हमारे मूल अधिकार किसी को नहीं दिया तो हाई कोर्ट बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि कैसे वो आपका उपचार करेगा, वही लास्ट है। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। पहला क्या होता है? समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो होता है 19 से लेके 22 तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। इसके बाद आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 और इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट। ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं जो पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार। उससे पहले कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। 12वां क्या परिभाषा बताता है? भारत का जो मूल अधिकार है कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो आर्टिकल 12 क्या होता है? परिभाषा बताता है आपके मूल अधिकारों की। 13वां क्या है? अल्पीकरण। आपका मूल अधिकार कब नहीं मिलेगा? अगर आप आर्मी में तो आपको मूल अधिकार दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। आप रॉ में तो आपको मूल अधिकार दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले देश सेवा, उसके बाद मूल अधिकार। देश से भी बड़ी कोई सेवा होगी और देश से भी बड़ा क्या चाहिए? ठीक है। अगर आपातकाल लग गया, देश पे कुछ अटैक हो गया तो भाड़ में क्या? मौलिक अधिकार। ठीक है। 14वां क्या है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब बराबर है, संविधान के सामने सब बराबर है। अमीर गरीब, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई दोषी है, नहीं दोषी है, किसी ने मर्डर किया नहीं किया, सब बराबर। जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक सब बराबर है। 15वां क्या है? 15वां यह है कि किसी को भी धर्म, जाति, लिंग, आय, उम्र, मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जिससे आप भेदभाव करना चाहें, उससे आप भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी धर्म, जाति, बिरादरी कोई मैटर नहीं रखता। ठीक है। कोई जन्म स्थान, भाषा, आप बिहार के, हम MP के, कोई भेदभाव बस एकदम संविधान से बहुत खिलाफ है। 16वां क्या है? लोक नियोजन में समान अवसर। गवर्नमेंट जॉब में सबको बराबरी होगी। कोई भी DM बनना चाहता है, अगर वो एग्जाम पास करेगा तो आराम से बनेगा। लेकिन जो आरक्षण दिए जाते हैं वो इसका अपवाद है। और वो क्यों दिए जाते हैं? कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जिनको मतलब जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनको आरक्षण देके आगे बढ़ाया जा सके। इसके बाद एक साथ, सब एक साथ रहेंगे, सब बराबर है। ठीक है। सब बराबर, एक साथ। एक साथ का मतलब क्या? सब एक साथ रहेंगे तो अस्पृश्यता नहीं करेंगे। अनटचेबिलिटी का अंत होगा। क्या होगा? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अब सब बराबर है। 1-8 मतलब उपाधियों का अंत। अगर आप अमेरिका गए, ब्रिटेन गए, उन्होंने आपको सर की उपाधि दे दी, तो अब आप अपने नाम के आगे सर लगाए घूमने नहीं लगेंगे। राष्ट्रपति को मैसेज लिखेंगे कि नमस्ते
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुझे ऐसा ऐसा मिला है, आप अगर परमिशन दें तो मैं अपने नाम के आगे सर लगा के घूमूंगा। और उन्होंने कह दिया कि ठीक है लगा घूमो, तो घूम सकते हैं। और कह दिया कि दोबारा ऐसा मैसेज भेजा तो फिर भूल जाइएगा। तो 18वां क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ठीक है। अब पढ़ते समय ऐसा हो कभी कभी पेशेंस की कमी होने लगती है, तो जब भी पेशेंस की कमी हो तो ऐसे हाथ जोड़ना है, आंख बंद करना है, ईश्वर को याद करना है, गहरी गहरी सांस लेना है। क्यों? कबीरदास कह गए हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कितना भी आप घड़े से पानी डाल लो, जब तक ऋतु नहीं आएगी तब तक फल नहीं मिलेंगे। ठीक है, कीप स्टडिंग। थैंक यू।